नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र एनजी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम राज्य व्यवस्था विषय के अंतर्गत भारत में संवैधानिक विकास टॉपिक को पढ़ेंगे। भारत में संवैधानिक विकास शीर्षक को पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन के चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार के लिए प्रवेश किया। 1757 की प्लासी की लड़ाई और उसके बाद जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उस निर्णायक लड़ाई के पश्चात ये वाणिज्यिक संस्था, व्यापारिक संस्था के साथ साथ एक प्रशासनिक संस्था के रूप में परिवर्तित हो गई। यानी कि भारत के प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप से दखलंदाजी ईस्ट इंडिया कंपनी की हो गई। कंपनी होने के साथ साथ एक सरकार के तरीके से भी ये व्यवहार करने लगी। 1764 में बक्सर की लड़ाई में शाह आलम द्वितीय जो मुग़ल सम्राट था वो पराजित हुआ। उसके साथ अवध का नवाब था, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला भी था। ये तीनों की संयुक्त सेना को क्लाइव ने बक्सर के युद्ध में पराजित करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक संस्था थी उसको एक प्रशासनिक संस्था के रूप में बदल दिया। 1764 से 1773 तक कंपनी ने लूट खसोर और अत्यधिक लाभ की आकांक्षा के साथ भारतीय समाज, भारतीय अर्थव्यवस्था को और विभिन्न क्षेत्रों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और इस लूट खसोट की जानकारी ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश सरकार लंदन तक भी पहुंची। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहली बार कंपनी में नियंत्रण के लिए एक छोटा सा प्रयास ब्रिटिश सरकार की तरफ से किया गया है। ब्रिटिश सरकार की तरफ से किया गया था। उस रेगुलेटिंग एक्ट में कौन से प्रावधान शामिल किए गए थे वो हम देखते हैं। उससे पहले हम भारत के संवैधानिक विकास के चरणों को दो भागों में बांट लेते हैं। पहला चरण है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। इसका समय माना जा सकता है 1773 से 1858 तक। 1773 अभी आपको बताया है कि 1757 की प्लासी की लड़ाई और निर्णायक युद्ध हुआ। इसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध। उसके बाद जो 8-10 साल की लूट खसोट और भ्रष्टाचार, करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मजबूर होना पड़ा लंदन की सरकार को उसमें नियंत्रण स्थापित करने के लिए। तो पहला प्रयास, संवैधानिक रूप से पहला प्रयास कंपनी के कार्यों में नियंत्रण के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया 1773 में। और उसी के प्रयास करने के साथ साथ 1857 की क्रांति के पश्चात लंदन की सरकार को ये समझ में आ गया कि अब कंपनी के हाथ में कुछ बचा नहीं है, उसके अधिकार क्षेत्र से, उसके नियंत्रण से चीज़ें बाहर हो रही हैं। तो उसने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। तो दूसरा भाग जो है संवैधानिक विकास का ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो संवैधानिक प्रावधान बने इस क्राउन के अंतर्गत, उसका कार्यकाल मान सकते हैं 1858 से आज़ादी तक, 1947 तक। दो हिस्सों में भारत में जो संवैधानिक विकास हुए हैं उसका विभाजन किया गया है। अब हम देखते हैं जो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट हुआ। पहला सरकारी प्रयास किया गया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भाई साहब कुछ मत करिए, आप जो काम कर रहे हैं या राजनीतिक काम कर रहे हैं या सैन्य काम कर रहे हैं या राजस्व वाले काम कर रहे हैं, कम से कम हमें उसकी जानकारी दे दो आप। इसमें एक प्रावधान ये किया गया, बंगाल के गवर्नर को, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर का जो पद है, गवर्नर को का पद था, तो उसको क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। गवर्नर के माध्यम से ही प्रेसिडेंसियों में शासन करते थे। बंगाल का गवर्नर हुआ, मद्रास का गवर्नर हुआ, बम्बई का गवर्नर हुआ। तो उसमें इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया गया तो जो बंगाल का गवर्नर था उसको नाम दे दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। और इस गवर्नर जनरल के अंतर्गत कुछ विषय ऐसे थे जिनका निरीक्षण कर सकता था, स्क्रूटनी कर सकता था। कहाँ के? जो मद्रास के गवर्नर है उसके कार्यों की, और जो बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर है उसके कार्यों की ये बंगाल का गवर्नर जनरल कर सकता था। और जो फर्स्ट
फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। कई बार ये सवाल पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। अगर आ जाए परीक्षा में कि बंगाल का प्रथम फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर होगा वारेन हेस्टिंग 1773 में। ठीक है, 1773 में। और इसी में एक और था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और इस कोर्ट के माध्यम से जो कंपनी के कर्मचारी थे उनके अगर मुकदमे होते थे उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाती थी। और इसके जो प्रथम न्यायाधीश बनाए गए, फर्स्ट जज, फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश, इसके प्रथम जो न्यायाधीश बनाए गए एलिजा MP। ये भी सवाल आ चुका है। सवाल इस तरीके से भी बन सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस प्रावधान के माध्यम से हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आवश्यकता है नहीं है। अगर पढ़ने बैठेंगे तो बहुत बड़ा विस्तृत टॉपिक है, बृहद टॉपिक है। परीक्षा उपयोगी जितना होगा उतना ही यहाँ देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। एक इस 1773 के बाद एक और एक्ट पारित किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। इसमें क्या किया गया कि जो कंपनी के कार्य थे, कंपनी के जो कार्य थे उनमें विभाजन कर दिया गया। सैन्य और असैन्य कार्य, इनके कार्य का विभाजन कर दिया गया। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है इसमें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये ईयर, सीधे सीधे सवाल आ जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको 1784 याद रखना है। इसके बाद चार्टर एक्ट 1813 और ये सब जो एक्ट पारित किए जा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, जब वो एक शासक के रूप में काम कर रही है भारत में। चार्टर एक्ट 1813, इसके जो प्रमुख प्रावधान है उसमें एक इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए का खर्च, 1 लाख प्रति वर्ष, समझ रहे हो? 1 लाख प्रति वर्ष खर्च का प्रावधान 1 लाख रुपए, मात्र 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान। इतनी बड़ी जनसंख्या में इतना बड़ा राजस्व संग्रह करने के बाद, इससे समझ में आ सकता है आपको। ये 1813 की बात है, मात्र 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की बात की जा रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो बक्सर का युद्ध हुआ, शाह आलम द्वितीय पराजित हुआ, तो उसने फरमान शब्द इस्तेमाल कर रो। कोई एक्ट नहीं है, कोई अधिनियम नहीं है, कोई रेगुलेशन, सिर्फ फरमान के माध्यम से उसने क्लाइव को, जिसने पराजित किया था ये तीनों की संयुक्त सेना को, जो मुगल सम्राट था, बंगाल का और अवध के नवाब, तीनों की संयुक्त सेना को बक्सर के युद्ध में 1764 में पराजित किया। तो जो मुगल सम्राट था उसने फरमान के माध्यम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राजस्व अधिकार, यानी कि राजस्व वसूली का अधिकार अंग्रेज़ों को दे दिया। और उसके बदले में अंग्रेज़ों ने 26 लाख रुपये प्रतिवर्ष सम्राट को देने का वादा किया। 26 लाख रुपए 1764 में बात हो रही है, वो प्रतिवर्ष देंगे सम्राट को। और यहाँ प्रावधान कितने का किया? भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान। इससे समझ में आता है कि ये जो सब चार्टर एक्ट और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट बना रहे थे उनका कमोबेश यही उद्देश्य था, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना। भारतीयों की भलाई उसमें कहीं नहीं थी। इन सब चार्टर एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से अनजाने में ही जो एक आधुनिक राज्य होता है, आधुनिक राज्य को शासित करने का, गवर्न करने के जो तथ्य होते हैं वो अनजाने में ही हमको मिल गए हैं।
अंग्रेज़ कभी नहीं चाहते थे कि अरे उनकी भलाई हो जाएगी, हम ऐसा काम कर दें। वो तो वाइट वॉश करते थे कि चलो दे दिया जाए उसी हिसाब से। और एक दूसरा जो मुख्य प्रावधान इसमें जोड़ा गया इसमें था जो ईसाई धर्म प्रचारक थे, ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति, धर्म प्रचार की अनुमति, धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। एक तीसरा पॉइंट यहाँ लिखे दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि आप सभी को मालूम है कि 1600 ईस्वी में एकाधिकार मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट में काम व्यापार करने का। तो इस रेगुलेटिंग, इस चार्टर एक्ट के माध्यम से उस एकाधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया गया। चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार को छोड़कर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। यानी कि चाय, भारत में जो चाय का व्यापार हो रहा था या बाकी देशों में चाय का व्यापार होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी। और चीन देश के साथ जो व्यापार हो रहा था वो भी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। लेकिन बाकी देशों के साथ और अन्य क्षेत्रों में जो व्यापार हो रहा था उसमें दूसरी कंपनियों को भी मौका दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। ये ध्यान रखना कि ये सब अभी भी एक्ट तब आ रहे हैं जब यहाँ का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था, उसका नाम हो गया था भारत का गवर्नर जनरल। क्या नाम हो गया? भारत का गवर्नर जनरल। और जो फर्स्ट भारत का गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। अब पूछा जाएगा कि भारत का गवर्नर जनरल जो विलियम बेंटिक बना था किस चार्टर एक्ट के माध्यम से बना था? चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से। और इसमें से पूरी तरीके से कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। कंपनी का एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। और ये कर कौन रहा है? लंदन की सरकार। ठीक है। चार्टर एक्ट 1833 ये फिनिश हुआ। और ज़्यादा कोई परीक्षा, इस परीक्षा के लिए तो उपयोगी समझ में नहीं है, उपयोगी है नहीं। और बाकी टॉपिक अब आते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ब्रिटिश क्राउन ने किस परिस्थितियों में कंपनी से, ब्रिटिश क्राउन ने किस परिस्थितियों में कंपनी से शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली? 1857 की क्रांति हुई, भीषण लड़ाई हुई, भीषण विद्रोह हुआ, समाज के हर तबके ने उस विद्रोह में हिस्सा लिया। ब्रिटिश क्राउन को ये एहसास हो गया कि कंपनी के हाथों से जो नियंत्रण है वो निकल जाएगा। इससे पहले उसने पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया और भारत का जो शासन होगा अब सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से होगा। तो ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया? ब्रिटिश क्राउन ने एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम रखा भारत शासन अधिनियम 1858। और इसको क्या किया कि हम भारत के शासन को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है या कहा जाता है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम किस अधिनियम को या किस एक्ट को कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1858 को। इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का जो गवर्नर जनरल था
भारत का जो गवर्नर जनरल था वो हो गया वायसराय। और फर्स्ट वायसराय कौन था? कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग लिख देते हैं, पता नहीं अभी भी लॉर्ड का लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। कैनिंग था जो फर्स्ट वायसराय था, वो कैनिंग था 1858 में। और यही महोदय 1857 के समय जो विद्रोह हुआ था, यही गवर्नर जनरल थे। जी लिखे दे रहे हैं, यही गवर्नर जनरल थे। तो कभी कभी पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग थे। और दूसरा सवाल भी यहीं से बन जाएगा कि प्रथम वायसराय कौन थे? कैनिंग थे। 3 हो गए, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय। 3 सवाल हो गए। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग, जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बना। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? जो चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से बना, विलियम बेंटिक। और भारत का वायसराय, फर्स्ट वायसराय कौन बना? कैनिंग। ये किस शासन के, किस अधिनियम के बना? भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अधिनियम परीक्षा की दृष्टि से है, भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों के मन में ये हो गया कि ये उनकी दृष्टि से कह रहे हैं, जो अंग्रेज जो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे, लिखने वाले थे, उन्होंने ये लिखा कि ये आंदोलन मुख्यतः मुस्लिमों के द्वारा शुरू कर दिया गया। उनका असंतोष इस विद्रोह का सबसे बड़ा कारण था। तो उन्होंने फूट डालने की प्रयास तब से ही उनके चल रहे थे काम। और उस कार्यक्रम में, जो फूट डालने का जो उनका कार्यक्रम था, उसकी पराकाष्ठा थी भारत परिषद अधिनियम 1909। उसमें कौन सा प्रावधान किया गया था उसको बताने से पहले ये बता दें, इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। अब मार्ले कौन थे? राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव। और ये भाई साहब थे वायसराय। भारत राज्य सचिव का जो पद था, वो भारत राज्य सचिव का जो पद था, भारत शासन अधिनियम 1858 जो पारित हुआ था, जब वायसराय बने थे, जो भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया था, उसी समय ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश की सरकार ने एक स्टेट सेक्रेटरी या राज्य सचिव का पद सृजित किया, जिसका काम था भारत से संबंधित सभी मामलों को देखना। वही भारत का राज्य सचिव थे मार्ले, और मिंटो थे उस समय तत्कालीन उस समय के वायसराय, ये मिंटो थे। ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जिसको याद रखना है हमें, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार, पृथक निर्वाचन का अधिकार। पृथक निर्वाचन का अधिकार क्या? कहीं कहीं लिखा होता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि मुस्लिम प्रत्याशियों का चयन, या मुस्लिम प्रत्याशी अगर होंगे तो उनको वोट सिर्फ मुस्लिम ही देंगे। समझ रहे हैं ये सिचुएशन? और ये इसको क्रियान्वित भी किया गया था। किस तरीके से हुआ, व्यवस्था किस तरीके से होगी, ये समझने वाली बात है कि अगर कोई निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें बाकी प्रत्याशी भी होंगे, लेकिन मुस्लिमों के लिए सेपरेट। अगर कोई ए पार्टी है, बी पार्टी है, वहाँ इस ए ने एक मुस्लिम को खड़ा किया, M1 को, इसने एक M2 को खड़ा किया, तो इन दोनों प्रत्याशियों को जो वोट देंगे वो सिर्फ मुस्लिम ही देंगे। बाकी लोग का निर्वाचन होगा वो दूसरे माध्यम से होगा, दूसरे तरीके से होगा। जो पृथक निर्वाचन है, जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात है, उसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई निर्वाचन क्षेत्र है, अगर 2 पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, अगर वो घोषित प्रत्याशी हैं, तो उनको मतदान करने वाले जो लोग हों वो सिर्फ मुस्लिम होंगे। सेपरेट सिस्टम बना दिया गया उनके लिए, पृथक निर्वाचन का प्रावधान। अब तो ये इम्पॉर्टेंट इतना है कि किस तरीके से सवाल पूछा जाता है कि मुस्लिमों को प्रथम निर्वाचन का अधिकार दिया गया था किस अधिनियम के माध्यम से? भारत शासन अधिनियम 1858, चार्टर एक्ट 1833, भारत परिषद अधिनियम 1909। तो आप
आपको पता ही है, अभी सामने ही लिखा हुआ है, मुस्लिमों को प्रथम निर्वाचन का अधिकार भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से दिया गया था। अब नेक्स्ट अधिनियम है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत परिषद अधिनियम 1919। इसको क्या किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या सुधार। जो भारत परिषद अधिनियम 1919 है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा गया था। इसका एक प्रमुख प्रावधान याद रखना है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग। पहले क्या होता था, इससे पहले कि स्थानीय निकायों के चुनाव होते थे। स्थानीय निकायों के चुनाव होने के बाद क्या होता था कि वो प्रांतीय चुनाव होते थे जैसे विधायकों का, और विधायक फिर केंद्रीय परिषद के या केंद्र सरकार के सांसदों का, जो आजकल के शब्द में कह सकते हैं कि सांसदों का चुनाव करते थे। लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से विधायकों का प्रत्यक्ष रूप से जनता के माध्यम से, और जो सांसद जो आजकल कहे जाते हैं जो केंद्रीय परिषद है उसके सदस्यों का चुनाव जनता के माध्यम से। और आप सबको मालूम है कि मतदान का अधिकार सीमित था, तो व्यवस्था जो मतदान होता था वो आसानी से पूर्ण हो जाती थी, ऐसा कोई कठिनाई नहीं होती थी। और दो प्रावधान हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन, द्वैध शासन, द्वैध शासन क्या अभी डिस्कस कर लेते हैं, और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था जो वर्तमान केंद्र में है ना, राज्यसभा और लोकसभा। सबसे पहले केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान भारत परिषद अधिनियम में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। एक ट्रिक के तरीके से देख सकते हो कि यहाँ द्विसदनीय है, यहाँ द्वैध शासन है, प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। अब इसको ये किस अधिनियम के माध्यम से लागू किए गए थे, तो यहाँ देख लो कि 19 है, 19 है, दो है ना सेम सेम। तो याद करने के लिए सिर्फ इतना बता रहे हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था भारत परिषद अधिनियम 1919 के माध्यम से लागू की गई थी। 1919 मतलब दो 19 हो गए। तो प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान भारत परिषद अधिनियम 1919 के माध्यम से हुई थी। तो द्वैध शासन के बारे में थोड़ा सा, कि द्वैध शासन क्या होता है। द्वैध शासन ये होता है कि अब प्रांतों में द्वैध शासन विधायक, अब तो अभी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन के माध्यम से विधायक जी चुन के आए हैं, वो भी मंत्री बनना चाहेंगे, और गवर्नर साहब की अपनी एक कार्यकारी परिषद होती थी जिसके माध्यम से वो शासन करते थे। तो अब जब वो विधायक जी आए तो कहेंगे भैया हम भी विधायक हैं, हमको भी मंत्री बनना है। तो मंत्री बनना है तो उसमें क्या हुआ कि विषयों का बंटवारा कर दिया गया कि जो डायरेक्ट जनता के माध्यम से विधायक चुन के आ गए हैं वो मंत्री बनेंगे हस्तांतरित विषयों पर, और जो गवर्नर की कार्यकारी परिषद है जिनका चुनाव क्या, जिनकी नियुक्ति करता था गवर्नर, अपने लोगों को अपने हिसाब से आरक्षित विषय, आरक्षित विषय जैसे हो गए राजस्व, कानून, इनके जो मंत्री होंगे वो आरक्षित विषय में गवर्नर जनरल या जो गवर्नर होगा, आरक्षित विषय पर जो विषय होंगे उसके मंत्री गवर्नर नियुक्त करेगा। जो हस्तांतरित विषय होंगे जैसे स्वास्थ्य है, जो जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, शिक्षा है, सिंचाई है, ये उन लोगों को इनका मंत्री बनाया जाएगा वो जो जनता के माध्यम से चुन के आए। अब यहाँ का झोल समझिए आप। अब ये है जैसे राजस्व, राजस्व वो मंत्री वो होगा जो गवर्नर के द्वारा चुनाव नियुक्त किया गया विधायक है। आज भी प्रावधान है ना, कोई समाज के विभिन्न क्षेत्रों से, कोई संगीत, समाज, विज्ञान, कला, इन सब क्षेत्रों के माध्यम से विधायक भी उनकी सिफारिश की जाती है, संसद के राज्यसभा में भी सिफारिश की। उसी तरीके का समझ लो इसको। जैसे राजस्व है, राजस्व तो भैया गवर्नर का आदमी बनेगा मंत्री। अब यहाँ बनेगा स्वास्थ्य मंत्री, जो जनता के माध्यम से सुना गया स्वास्थ्य मंत्री। अब कहीं बीमारी फैल गया, मान लीजिए कि हैजा फैल गया कहीं पे, तो स्वास्थ्य की समस्या आ गई। अब मंत्री जी स्वास्थ्य समस्या संभालेंगे कैसे जब राजस्व इनके पास है, और ये देते नहीं थे क्योंकि इनका काम ही नहीं था इस तरीके का कुछ। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करते थे। तो जनता की आय किसको लगेगी? तो हस्तांतरित विषय जिनको जनता ने चुन के भेजा है ना, जनता की आय भी उन्हीं को लगेगी। इस तरीके का शासन
उन्होंने एक नई अपने हिसाब का बनाया, जिसे द्वैध शासन कहते थे, कि प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1935। भारत परिषद अधिनियम 1935। इस अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान रखे गए? संघात्मक, एक संघ की बात की गई इस प्रावधान में, संघात्मक सरकार की बात की गई कि एक संघ की मजबूत सरकार होगी। संघात्मक सरकार, एक संघ में मतलब केंद्र में एक मजबूत सरकार होगी। 1919 में देखा था कि प्रांतों में द्वैध शासन था, जो तो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक बात, पर खेल हो गया। केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया इन्होंने, केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान कर दिया गया। एक हाथ से लेते थे, दूसरे हाथ से देते थे, फिर छीन लेते थे, यही करते रहे हैं केंद्र में द्वैध शासन। इसी अधिनियम के माध्यम से आरबीआई की स्थापना, इसी अधिनियम के माध्यम से संघीय न्यायालय की स्थापना, जो आज का सुप्रीम कोर्ट कह सकते हो, संघीय न्यायालय की स्थापना। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये भी है कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से हुई। आरबीआई वाला भी इम्पॉर्टेंट है। केंद्र में द्वैध शासन कब लगा, द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के माध्यम से हुई। प्रांतों में द्वैध शासन, सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की बात किस अधिनियम में की गई? भारत परिषद अधिनियम। अब आप सभी लोग जानते हो कि इसके बाद एक सबसे आखिरी में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये सोच सकते हो कि अधिनियम पारित करने की क्या जरूरत है, छोड़ के चले जाते। इस तरीके से नहीं होता है ना। तालिबान के तरीके से अफ़गानिस्तान में कब्जा कर लेते, क्या हालत है वहाँ की। तो हमारे लोग भी तो पढ़ लिख चुके थे, चीज़ों को समझ रहे थे, लंदन तक पढ़ के आ रहे थे। और कितने लोग वकील थे उस समय जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे, उनको पता था तालिबान के अफ़गानिस्तान में कब्जा करने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि जो विश्व समुदाय है उसको रिकॉग्निशन ही नहीं दे रहा है, मान्यता ही नहीं दे रहा है कि भाई तुम अथेंटिक या तुम अधिकार है तुम्हारा जो तुमने काबिज किया अफ़गानिस्तान में। अमेरिका है फ्रीज करके बैठा हुआ पूरे फंड, बाकी देश उसके साथ संबंध नहीं बनाए रखना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें आज समझ में आ रही ना। और उस समय के हालात कैसे थे, उस समय भी अगर वो अंग्रेज छोड़ के चले जाते, हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन करने वाले थे कब्जा कर लेते, भगा देते। प्रयास तो पूरा भगाने का ही था, लेकिन एक संवैधानिक तरीके से, एक डिग्निफाइड वे की तरीके से देश से निकालने का, ताकि हमारी हालत आज जैसे अफ़गानिस्तान की है वैसी ना हो। और शुक्र है कि ऐसी हालत हमारी नहीं हुई। इस अधिनियम के माध्यम से भारत और पाकिस्तान, भारत का विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान के रूप में। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास 1773 से 1947 के बीच में किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरा, कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए, उस अधिनियमों में ऐसे कौन से प्रावधान थे जो आज का जो भारत का संविधान है उसकी रूपरेखा बनाने में उनकी मदद मिली। 2-3-4 प्रश्नों के माध्यम से हम देख लेंगे कि किस तरीके के सवाल परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उसकी भाषा किस तरीके की हो सकती है सवाल पूछने की। एक क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान, ऑप्शन ए है भारत परिषद अधिनियम 1935। बी ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1919। सी ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव 1940,
डी ऑप्शन है कैबिनेट प्रस्ताव 1946। आप सभी को मालूम है, अभी अभी हमने डिस्कस किया है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान 1935 भारत शासन अधिनियम, सर्वप्रथम संघात्मक सरकार मतलब भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भारत परिषद अधिनियम 1935 के माध्यम से किया गया था। थ्योरी में अभी जो डिस्कस कर लिया वो प्रश्न के रूप में था कि प्रश्न पूछने का तरीका क्या हो सकता है, प्रश्न का फॉर्मेट क्या हो सकता है, वो चीज़ ये इसमें इस सवाल के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। एक सवाल देखते हैं, ये इसको याद भी रखना, ये थ्योरी में नहीं करवाया है। 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गईं। ए ऑप्शन है संघ को, बी है प्रांत को, सी है गवर्नर जनरल को, डी ऑप्शन है प्रांतीय गवर्नर को। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं जिसका उल्लेख जो न प्रांतों को दी गई हैं न जो संघ की सरकार को दी गई हैं, जो न प्रांत की सरकार को दी गई थी न संघ की सरकार को गई थी वो शक्तियाँ, तो उन शक्तियों का वो गवर्नर जनरल के पास थी, वो शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी। अब वर्तमान की बात करें, अवशिष्ट शक्तियाँ वर्तमान में संविधान ने किसको दी हैं? जो कुछ शक्तियाँ ऐसी जो न प्रांतों को दी गई, न राज्यों को दी गई हैं, न केंद्र सरकार को दी गई है। उन अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान वर्तमान में संसद के पास है, जिन पर विधि सिर्फ और सिर्फ संसद बना सकती है। ठीक है, एक सवाल क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति का प्रावधान शक्ति प्रेरित है किसमें था? भारत सरकार अधिनियम या परिषद अधिनियम 1919 में, 1935 में, 1909 में या 1947 में? राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की जो शक्ति थी वो भारत परिषद अधिनियम 1935 से है, जो वर्तमान में भी अध्यादेश, वर्तमान में राष्ट्रपति जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि अध्यादेश जो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के माध्यम से, अनुच्छेद 1 से 23 के माध्यम से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? जब संसद का कोई भी सदन ना चल रहा हो। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है ना। एक सवाल और लेते हैं और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। संघीय न्यायालय की स्थापना का वर्ष ए 1935, बी 1937, सी 1936, डी 1938। ये तो याद ही होगा कि 1935 अधिनियम के माध्यम से संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1935 के अधिनियम में ही संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। एक पॉइंट और यहाँ लिख दो, जो स्थापित हुआ था संघीय न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधीश से मॉरिस गुएर, ये मॉरिस गुएर जो संघीय न्यायालय बना था उसके मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गुएर को बनाया गया था। भारत में संवैधानिक विकास टॉपिक हमने पढ़ा, उसके बाद 4-5 सवालों के माध्यम से समझा कि किस तरीके के सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।